गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल सेट? आवाज आ रही है सब लोगों को? गुड आफ्टरनून रविंद्र, पूजा, पीहू। आवाज आ रही है सब लोगों को? गुड आफ्टरनून रविंद्र। मुझे ही सुन गई। फटाफट फिर भी थम्स अप दे दो। यस, ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और प्रेम सुख डेलू सर हमारे साथ हैं। सर आपका भी स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगी एक पृष्ठभूमि से। प्रेम सुख डेलू सर जी एक नाम ही नहीं, मैं कहूंगी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रांड है। इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो शुरू की सरकारी स्कूल से। हाँ दोस्तों, ग्रामीण पृष्ठभूमि, बिल्कुल साधारण परिवार, और एक तरीके से मैं कहूंगी कि सरकारी स्कूल से अपने पढ़ाई की शुरुआत इन्होंने की, पहली विशेषता। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी दोस्तों कि अपने करियर की शुरुआत पटवारी की नौकरी से की दोस्तों। प्रशासनिक यदि मैं क्रम देखूं तो उस प्रशासनिक पदानुक्रम में सबसे निचले लेवल पे पटवारी की नौकरी आती है। वहां से एक सपना देखना कि मुझे अधिकारी बनना है, उस सपने को जीना और उसके लिए संघर्ष करना, निरंतर आगे बढ़ते रहना। ये मैं ये कहूंगी कि ये हम फिल्मों में देखते हैं कि जब इतना बड़ा सपना एक साधारण इंसान, गांव में रहने वाला बच्चा जो सरकारी स्कूल से पढ़ा हो, इतना बड़ा सपना देखता है और उसको आखिर पाके रहता है। दूसरी बात। और तीसरी बात दोस्तों कि सर की लगभग 11 सरकारी नौकरी हुई हैं और फाइनली सर आईपीएस हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, सर हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 170वीं रैंक थी सर की, हिंदी मीडियम के सर टॉपर रहे हैं। और आज आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। मेरा ये सेशन लाने का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य दोस्तों ये था कि आप रूबरू हों ऐसी एक तरीके से पर्सनैलिटी से जो आपको मोटिवेट करे। गांव में रहने वाले बच्चों को अक्सर ये लगता है कि हम क्या सपना देखें, हम पूरा नहीं कर पाएंगे अपना सपना। तो दोस्तों, सपना देखना है, उत्साह से तैयारी करनी है और सपने को पूरा करना है। हम अपने सेशन की शुरुआत, सर पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा। सबसे पहले तो सर स्वागत है, फिर से सर का स्वागत है। और दोस्तों बस 1 मिनट, फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। सर हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि पटवारी के पद पे रहते हुए आखिर वो कौन सा क्षण था जब आपने सोचा कि नहीं, मुझे यहां तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को, मुझे अधिकारी बनना है? सबसे पहले तो ललिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लंबी है वो प्रशंसा कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो आप अनअकैडमी के अंदर पढ़ाते हो, आपके खूब सारे मैं वीडियोस मैं खुद है वो देखता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा। मुझे ऐसी आशा है आपसे कि आप इसी तरह से बहुत ही अच्छा करते रहोगे आगे। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही अच्छे से आप एक नई प्रेरणा स्रोत और उनके लिए नई आप हो एज ए गाइडर के रूप में हो उपलब्ध हो। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जहाँ तक आपने मेरे बारे में आपने बहुत कुछ बताया। मैं इसके साथ इतनी सी बात जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग पश्चिमी राजस्थान के जो निवासी है, हम सबके साथ में लगभग ऐसी ही समस्याएं हर परिवार के साथ में और हर विद्यार्थी के साथ रहती है। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि हमारी लगभग अधिकतर लोगों की जो आर्थिक पृष्ठभूमि है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन देखो, हर व्यक्ति को सब चीजें नहीं मिलती है। इसलिए हम लोगों की ये रहती है कि कैसे ही करके हम एक सरकारी जॉब पकड़ लें, एक नौकरी पकड़ लें। तो हम पढ़ते पढ़ते कोशिश करते हैं कि जो नौकरी हमें मिले वो अच्छा है। तो मेरी जो सबसे पहली जो नौकरी थी वो पटवारी की नौकरी थी। और पता नहीं, बचपन से ही जो विभिन्न प्रकार के अधिकारी हमारे स्कूल आते थे, और एक हमेशा से एक आदत थी कि बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने की। माता पिता है, आसपास के जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे उनका संघर्ष हम सुनते थे कि किस तरह से वो लोग संघर्ष करते थे, किस तरह से राजस्थान के अंदर अकाल पड़ते थे, अकाल के अंदर कितनी वो लोग मेहनत करते थे। तो वो एक जो संघर्ष था जिसने हमारे अंदर एक आग पैदा की कि क्यों न हमारे जो परिवार है उनकी आर्थिक स्थिति भी हम अच्छी करें, उनको सामाजिक रूप से भी हमारे माँ बाप को हम सबको रेस्पेक्ट मिले। तो एक नौकरी लगने के बाद में
जो अधिकारी लोग आते थे उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता था। तो मन ही मन के अंदर एक ऐसा था, एक आग थी, एक जज्बा था कि हम भी करें। और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, दोस्तों की दुआओं से और माँ-बाप का जो मेहनत थी, और उस वजह से है वो आगे से आगे बढ़ता रहा। और अंततः वो यूपीएससी के अंदर 170वीं रैंक आई, और वर्तमान में मैं डीसीपी जोन 7 अहमदाबाद में वो कार्यरत हूँ। सर, मैंने आपकी मार्कशीट देखी है। हम लोगों ने तो सर साथ में ही पढ़ाई की है, तो ऑब्वियसली आप एसए के अंदर आपके बेहतरीन मार्क्स थे। हिंदी मीडियम की मैं विशेषकर बात कर रही हूँ। यदि मैं आपके ऑप्शनल की बात करूँ इतिहास के अंदर, यदि मैं जीएस की बात करूँ जीएस के अंदर, और सर इंटरव्यू के अंदर एक भ्रम रहता है बच्चों के अंदर कि हम इंग्लिश बोलेंगे तभी हम जो है इंटरव्यू में बेहतर मार्क्स ले पाएंगे। लेकिन आपकी सादगी, आपकी सरलता और एकदम जमीन से जुड़े होने की जो आपकी प्रवृत्ति, उसके बाद भी और हिंदी भाषा, उसके बाद भी आपको इंटरव्यू में भी बेहतर नंबर मिले। तो सर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि यूपीएससी की जो समग्र रणनीति है उसके ऊपर सर आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत सारे विद्यार्थी आपको लाइव सुन रहे हैं। यस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मेरे सब में ठीक ठाक नंबर है वो आ गए थे। उसका जो सबसे बड़ी चीज है, मेरा एक दोस्त था श्याम सुंदर, हम दोनों साथ में रहते थे। हम दोनों की जो सबसे बड़ी खासियत थी, या उससे भी मैंने एक चीज, मैं बहुत सहज रहा। मैं कभी भी है वो अपने आप को ओवर रिएक्ट करना या किसी चीज के अंदर, एकदम हमेशा मैं सहजता से देखता था। असफल होता था तो भी सहज रहता था, और सफल होता था तो भी एकदम अपने आप को कूल डाउन और सहज रहता था। उस वजह से इंटरव्यू का, जहां तक आपने इंटरव्यू की बात की और समग्र रणनीति की आपने बात की, तो मेरी रणनीति ये थी, हमेशा से मैंने बेसिक चीज हर एग्जाम के लिए जो फॉलो की है वो ये किया है कि मैं कभी भी भावना प्रधान नहीं रहा। जिस भी एग्जाम का मैंने सोचा, सबसे पहले उस एग्जाम का जो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास ली, उस सिलेबस को बार बार मैंने देखा। उस सिलेबस को देखने के बाद मैं उसके अंदर जो भी टॉपिक्स है, वो टॉपिक कौन कौन सी बुक के अंदर अच्छे मिल सकते हैं, या कौन सी ऑथेंटिक बुक हमारे पास हो सकती है, वो हमने पुस्तक ली। और उसके बाद में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति मेरी थी, हमेशा मैं हमेशा लिखने का जो अभ्यास है उसका मेरा सबसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान होता था। मैं पढ़ते समय भी हमेशा है वो लिखता रहता था। और आज मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ, या यूपीएससी मेरा चयन हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि मैंने रिटन प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा की थी। बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए, और बहुत सारा मैंने है वो लिखा था। क्योंकि यूपीएससी वर्तमान में सबसे बड़ी जो यूपीएससी की डिमांड है वो ये है कि आपके एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आपको अटेंड करना है। और जब जब तक अपन रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो संभव नहीं है। तो ये मेरी सबसे जो रणनीति का सबसे बेसिक जो बात थी, मैं टू द पॉइंट एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस अपने देखता था और उसको बार बार देखता था। उसके बाद में उसकी अच्छी से अच्छी बुक्स का है वो चयन करता था, और उसके बाद के अंदर है वो सबसे ज्यादा मैं रिटर्न प्रैक्टिस करता था। और फिर मैं खूब सारे है वो टेस्ट पेपर है वो देता था। उस वजह से वो मुझे सफलता मिली। और हमेशा अपने आप को जितना ज्यादा हो सके सहज रखने की, और अपने आप की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो मौलिक रहने की कोशिश में है वो हमेशा करता था। उस वजह से है वो मैं सफलता मिल गई। सर ने बहुत बड़ी बात कही दोस्तों। सहज रहना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो भी यूपीएससी के क्षेत्र में जहाँ पे इतना संघर्ष है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को आप देखते हैं कि पीटी पास हुआ, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू में रह गए, और अगले साल पीटी दिया, पीटी नहीं निकला, पीटी फेल हो गए। तो आपको सहज रहना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी बात सर ने बताई। और दूसरी, आप लोगों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बता दिया और बस एक कान से सुना और निकाल दिया। सिलेबस आपको A to Z याद होना चाहिए, चिपका लो दीवारों पे, ठीक है। और दूसरी बात, मेंस यदि निकालना है तो जितना ज्यादा लिखोगे, सर ने बताया, सर की सबसे बड़ी खूबी थी कि सर लिखते बहुत थे, ठीक है। इतना लिख दिए कि मेंस बिल्कुल हलवा लगने लग गया। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। मेरा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, पीटी बहुत नजदीक है, पीटी के मुश्किल से 100 दिन से भी कम बच गए हैं। तो सर 4-5 ऐसे पॉइंट जो पीटी दे रहे हैं बच्चे, वो ध्यान रखें। देखो, वर्तमान में यूपीएससी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, उसका सबसे जो हार्ड पोर्शन अपन कह सकते हैं वो है पीटी। क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो धीरे धीरे वो कम हो रही है, तो पीटी के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है
कि अब जो टाइम है, अब से लेके और जब तक पीटी का एग्जाम हो, हमें कंप्लीट रूप से पीटी की तरफ ओरिएंटेड होकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। और पीटी की पढ़ाई की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये लगता है कि पीटी की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा आपने ये करना चाहिए कि करंट को भी अपन अच्छे से, ज्यादा पीछे न भागे कि इस कोचिंग के नोट्स भी देख लिए, इसके भी देख लिए, ये मैगजीन भी पढ़ ली, ये मैगजीन भी पढ़ ली, इतना नहीं, एक दो जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनके करंट के नोट्स, एक अच्छा सा न्यूज़पेपर द हिंदू या जो भी आपको आजकल बहुत सारे एनालिसिस भी है आते हैं, तो एक अच्छे से वो पढ़िए। और उसके बाद में जितने ज्यादा हो सके उतने, आजकल बहुत से टेलीग्राम ग्रुप है या उसके ऊपर बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं, तो जितने ज्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट है वो लोग सोल्व करें। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, उतनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि पीटी की जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मली हर साल 2-4 नंबर आगे पीछे या इतना ही है वो रहती है। तो मेरा ये मानना है कि अब एग्जाम देने के बाद अपन सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हल्की सी गलती हो गई तो मेरे खराब हो गया। वो गलती अपनी तब होती है कि अपन लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट नहीं देते हैं और अपन लोग पढ़ते रहते हैं और दिमाग में ये रहता है बस ये किताब एक पूरी कर लूं उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा। ये दिन कभी नहीं आने वाला है। चाहे आप हमेशा एग्जाम का पास आता है तो ऐसा लगता है कि इस बार तैयारी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अगली बार तो मैं एक साल मेरे पास पड़ा है, मैं इतनी तैयारी करूंगा, ये करूंगा, अगली बार तो ऐसे कर दूंगा। फिर वो साल आएगा, फिर भी आपको यही लगेगा कि यार अब तो ये बाकी पड़ा है, अब तो ये बाकी पड़ा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि पीटी के लिए अब से तैयारी स्टार्ट कर दे और ये देखें कि पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखें कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अच्छे से देखें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा है वो मॉक टेस्ट दें। और उसके बाद में किसी भी एक टॉपिक को लेकर बैठे ना, जल्दी जल्दी पुस्तक के पन्ने घुमाते रहे, उनके ऊपर देखते रहे, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी रटी रटाई ऐसी चीज नहीं आती। कई बार अपन बहुत ही ऐसा थोड़ा सा कैसा अपने को लगता है कि यार ये कहीं पर देखा था, तो एग्जाम से 2-3 दिन पहले मान लो आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हो और लक्ष्मीकांत पूरी तो आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास दूसरे भी है, उस समय आपको कुछ नहीं, जल्दी जल्दी ऐसे पेज पलटना है और ऐसे ही अंगुली से ऐसे ही नजर मारते जाना है ऊपर की हाँ ठीक है ये ठीक है। तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के दौरान आपके सामने जो भी ऑप्शंस होंगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा कि हाँ 2 दिन पहले मैंने ये पढ़ा था, उस समय ये ध्यान में आया था। तो इस तरह से आप एग्जाम से 5-10 दिन पहले आप इस तरह से है वो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब की जो जो पुस्तक आपने पढ़ी है कुछ नया ना लेके और उन पुस्तक को एक बार ऐसे ही आप 3-3, 4-4 घंटे में आंखों के सामने से है वो निकाल दे। ये मैं तो हमेशा यही करता था और ये रणनीति बहुत काम आती थी, क्योंकि एग्जाम में मेरे को बैठ के और जब मैं क्वेश्चंस देखता था तो उसको सोचने का मेरे को मौका मिलता था कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, किताब में वहां पढ़ा था, वैसे पढ़ा था, इसमें ये बात थी, ये चीज थी, तो उसका है वो बड़ा फायदा है वो मिलता है। सर बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही कि यूपीएससी की जो पीटी है उसको हम अगर सोचें कि हम पॉलिटिक रट लेंगे, हिस्ट्री रट लेंगे, तो यूपीएससी का सिलेबस दोस्तों समुंदर है। आपको चीजों को अवधारणात्मक तौर पे समझना ही पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तो दिमाग की, मेरी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है और मैं तो बिल्कुल रट लूंगा चीजों को, तो दोस्तों बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको अवधारणात्मक समझ बनानी पड़ेगी हर एक मुद्दे पे, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसा कि सर ने कहा, बहुत बेहतर बात है मॉक टेस्ट। उसके लिए जो मेरी पर्सनल रणनीति होती है और सर भी बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, सबसे पहली चीज आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ और जितने भी यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार लगाइए और उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट आपको मार्केट में मिलते हैं उनको भी लगाइए। तो सर ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही रहेगी आपके हिसाब से? बिल्कुल। और पिछले 5 साल के अपन यूपीएससी के पेपर भी करके जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चंस उनमें से भी मिल जाते हैं और यूपीएससी के लिए तो एक एक क्वेश्चंस का संघर्ष होता है। तो हमें 5 साल के क्वेश्चंस तो किसी भी हालत के अंदर नहीं छोड़ने चाहिए, 5 साल के क्वेश्चंस तो करके ही जाना चाहिए। जब रिजल्ट आता है उस समय हमें उन 5 क्वेश्चन की जो अहमियत है वो समझ आती है, क्योंकि उस समय हम एक एक नंबर के लिए लड़ते हैं। तो वो 5, तो इसलिए पिछले जो 5 साल है, 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छे से है वो तैयार करके ही चले जाना चाहिए। बिल्कुल सर मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताती भी हूँ कि पीटी अगर सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन है तो वो पीटी है। आधे आधे यस नंबर पे 30-40 हजार लोग साफ हो जाते हैं पीटी में, तो आपको आधे यस। आधे नंबर की लड़ाई है दोस्तों, वो लड़नी पड़ेगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जॉब में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब में रह के प्रिपरेशन करते हैं, मैनेज नहीं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। और सर आप तो, आपके बारे में सर क्या कहूँ कि 11-12 सरकारी नौकरियां यहाँ एक नहीं मिल पाती है लोगों को, और उसके साथ निरंतरता बनाए रखी आपने और फाइनली आप मुकाम पे पहुंचे। तो सर आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट कैसा था आपका? यस।
बिल्कुल। देखो, इसमें एक डायलेमा की भी मैं बात करूँगा। इसमें कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इस डायलेमा में रहते हैं कि मैं जॉब करता हूँ, तो मैं जॉब से विदाउट पे हो जाऊँ या जॉब में रहते हुए ही करूँ। देखो, इसमें यूपीएससी की आप जब भी तैयारी करते हो, तो आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का डायलेमा नहीं रहना चाहिए और डायलेमा नहीं रहने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आर्थिक और सब पृष्ठभूमि देख लीजिए, आप अपनी योग्यता को समझ लीजिए, आपकी योग्यता को आप ही समझ सकते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है कि नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं विदाउट पे हो जाऊँगा तो मेरी तो आर्थिक स्थिति खराब है, घर वाले मुझे ये कहेंगे, ये हो जाएगा या मेरी इतनी सैलरी चली जाएगी, मेरा इतना ये हो जाएगा। तो ये डायलेमा नहीं रहना है, इस डायलेमा में रह के आप कभी तैयारी नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना है कि जो भी है एकदम आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपको खुद का जो पर्सनैलिटी है उसको भी वैसा ही बनाना है। आपको कभी हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, जो करना है वो करना है। विदाउट पे होना है तो होना है, नहीं होना है तो नहीं होना है। बस माइंड के अंदर कुछ दूसरा नहीं चलना चाहिए। मैं था तो मैं जॉब के साथ रहते हुए तैयारी की। कभी-कभार 1-2 महीने है वो मैं विदाउट पे भी है वो हुआ था। मैंने मेरी स्थिति देख ली, मेरे पास पैसा सफिशिएंट है नहीं है। मैंने मेरी स्कूल के अंदर टीचर हूँ, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, मैंने पूरा सिलेबस करवा दिया, बच्चों को भी कुछ नुकसान नहीं, किसी को कोई नुकसान नहीं। ये सब चीज़ें सोच के और मैं मेरा है वो खुद डिसीजन है वो ले लेता था। तो मेरा यही कहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब के साथ रह के भी बस आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, जज़्बा होना चाहिए। आपको 1 मिनट है वो वेस्ट नहीं करना है, फालतू के अंदर नहीं करना है। आप स्कूल के अंदर टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो वो आपकी एक तरह से तैयारी हो रही है। स्कूल से घर आए, घर आने के बाद या आप किसी भी जॉब है, घर आने के बाद आपको रोना नहीं रोना है। यूपीएससी आप रोना रोओगे तो आपको कोई टोकन नहीं है कि आपने रोना रोया आपको मिल गया। आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा, तभी इस सर्विस की इतनी अहमियत है। यदि बिना संघर्ष किए तो किसी को भी है वो मिल जाती है, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो इसलिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं, घर आए, आराम से जितना टाइम मिल सकता है उतना टाइम आप पढ़िए। उस समय आप नौकरी पे जा रहे हो, उस समय आपने पढ़ते समय आपको कुछ चीज़ याद नहीं हुई, मुश्किल लगी, छोटी-सी डायरी अपने पास में रखिए, पॉकेट डायरी, उसमें वो चीज़ नोट कर लीजिए। बस में आप कहीं पर अपने जॉब पे जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, जॉब के समय में आपको टेबल पे बैठे-बैठे आप थक गए, आपने अपना पूरा काम कर लिया, उस समय आपने डायरी खोल ली, उसमें से जो चीज़ आपको टफ लगी, वो करते रहे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक दिक्कत ये रहती है वर्तमान समय में अपने को, पहले खूब टाइम इसलिए मिल जाता था, अब अपने पास मोबाइल होता है। अपना अधिकतर समय है वो मोबाइल के अंदर निकल जाता है, तो अपने को थोड़ा-सा इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ एक भ्रम ये रहता है कि अपन बहुत सारे फेसबुक पे या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड ग्रुप होते हैं, उनमें जुड़ जाते हैं। वो कोई उन ग्रुप से कभी सिलेक्शन या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो सिर्फ़ आपका ध्यान भंग करता है और टाइम वेस्ट होता है। तो उनसे नहीं जुड़ना है। आप जितना ज़्यादा हो सके लिखित चीज़ आपके पास जो हाथ वाले नोट्स हैं, उनके ऊपर आप विश्वास रखिए। उनको अपने पास रखिए, डायरी रखिए, जहाँ पर भी मौका मिले उनको पढ़ते रहिए और करते रहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट भी देखिए, मैं इतनी बड़ी बात कहूँगा कि दुनिया में हर आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं अपने, उनके पास भी 24 घंटे हैं। सब और अपने से वो लोग अधिकतर ज़्यादा ही काम करते हैं। तो अपने को टाइम निकालना पड़ेगा। अपने खुद रोना-रोता रहेंगे कि ये हो गया, मेरे तो घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे ये सबके साथ प्रॉब्लम है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने अंदर जो आग है उसको उसमें घी डालते रहना है और अपने अंदर जो जज़्बा है वो जगाए हुए अपने आप को मैनेज करते हुए जितना टाइम मिले उसको अच्छे से, जब मौका मिले कि भई अब ठीक है, मैं विदाउट पे हो सकता हूँ, आपकी पारिवारिक स्थिति सब अलाउ करती है, तो महीने 2 महीने के लिए अपने जो सीनियर है उनको कह के वो विदाउट पे भी यहाँ पे वो हो सकता है। सर बहुत बढ़िया बात आपने बताई और यहाँ पे मैं वो बात जोड़ना चाहूंगी कि सपने वो हैं दोस्तों जो सोने ना दे। ये बस एक लाइन नहीं है, ये जीवन का सार है। यदि आपने किसी सपने को देखा है और यदि आप शिद्दत से उस सपने को पाने के लिए लगे हुए हो, आपके अंदर उत्साह है, आप आपके अंदर ये विश्वास है कि हर कीमत पर मैं उस सपने को पाके रहूंगा या रहूंगी, तो फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। और उसकी जो एक तरीके से मूर्ति आपके सामने प्रेम सुख डेलू सर जी हैं, उन्होंने सपने देखे और अपने सपनों को पूरा किया। सर अगला क्वेश्चन, आज एक सुबह सुबह एक बच्ची ने मेरे मेरा टेलीग्राम स्टडी ग्रुप है अनअकैडमी का, उस पे एक बच्ची ने मैसेज किया कि मैम पढ़ाई अच्छी चल रही है पीटी की, लेकिन कई बार निराशा आती है। तो सर ये वाला जो पॉइंट है कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी है, अपने आप में ये संघर्ष है।
जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप इंटरव्यू दे के निकले हो, फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं और पीटी फेल हो गए। तो सर ऐसी एक पूरी जर्नी में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा जाए? बिल्कुल। आपने बताया कि आपके स्टूडेंट ने पूछा, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, हम तैयारी करते थे, ये निराशा हमें भी आती थी, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये निराशा नहीं आती है। अब ये है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलूँगा, वो ये बोलूँगा कि ये निराशा आना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। ये अपने लिए एक बूस्टर का काम करती है। अपने लोगों को फिर मोटिवेट होने के लिए है वो प्रेरित करती है। मैं भी कई बार ऐसे हो जाता था कि यार छोड़ो ना, क्यों फालतू परेशान हो रहे हैं। दूसरी जगह दिमाग चलता है, देखो बाकी के सब अपने दोस्त कितने मजे कर रहे हैं, वो यहाँ घूम रहे हैं, वो शादी में जा रहा है, वो उसमें कर रहा है, वो उस मेले जा रहा है, वो ये हो रहा है। अपन फालतू में यहाँ पे बैठे हैं, पढ़ाई तो आज तो कुछ याद भी नहीं हुआ, और एग्जाम से पहले तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ भूल गए। ये निराशाएं अपने अंदर चलती रहती। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके अंदर ये निराशा ना आए। कोई ऐसा बोलता है कि मेरे अंदर नहीं आता, तो मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। सबके साथ ये निराशा थी, मेरे साथ भी। लेकिन इसको अपने को, इसका मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट अपने को कैसे करना है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा। मैं क्या करता था, जैसे ये निराशा आती थी तो वहां पे बैठा नहीं रहता था, किताब छोड़ देता था, थोड़ी सी देर के लिए उठ जाता था और जाके ठंडे पानी से आराम से मुंह धोता था। इधर उधर जो भी गाना वाना आता था, अपने को उसमें कोई राग, अपने को कोई ये थोड़ा ही बनना है भाई अरिजीत सिंह या कुछ भी, जो भी गाना है अपना देसी भाषा के अंदर, कुछ भी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, कुछ भी गाना और गुनगुना लेते थे। और ऐसे ठंडे पानी से मुंह धोते थे, थोड़ा घूम लेते थे, गाने वाने झूठे झूठे। और कई बार जोर जोर से गुनगुनाते थे तो पड़ोसी भी परेशान हो जाते थे कि ये क्या है बेसुरा। तो वो अपने को अंदर से एक खुशी आती थी कि अच्छा पड़ोसी भी परेशान हो रहे हैं बड़े से। और वो एक नई है, वो एनर्जी आ जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मम्मी पापा से बात कर लेते, कई बार ऐसा है कि जो मैं दोस्त जिसका श्याम सुंदर का मैंने नाम लिया, तो उसके साथ डिस्कशन कर लेते थे। उनको बोलता था कि भाई मैं फोन करूंगा तो कुछ भी, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, उसको कुछ भी बोल देता था फोन करके, जो है उल जुलूल कुछ भी बोलता था। अभी हम कई बार बात करते हैं कि उस दिन आपने मेरे को ये बोला, उस दिन ये बोला, कुछ भी बोलते थे। उनको पता था कि भाई, मतलब ये एक अपना तरीका होता था, एक चैनल होता था कि कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाले। तो इस तरह से ये चीजें अपने क्रिएट करनी होती है। यानी अपन को यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसमें बहुत सारा है वो क्रिएटिव भी होना पड़ता है उसमें। कई बार तो अब ऐसा लगता है कि देखो कितने पागल थे, कितनी पागलपन की चीजें करते थे, लेकिन वो सोच सोच के खुशी भी मिलती है। और वो एक्चुअली में कुछ गलत नहीं है, वो अपना मैनेजमेंट है कि अपन अपने आप को कैसे, क्योंकि उस समय इतनी अपनी उम्र भी नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिनकी वजह से अपने को इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती है। और ये सब चीजें अपने को मेच्योरिटी भी सिखाती है, और ये सब चीजें सिखाती है। तो हल्की हल्की निराशा या हल्का हल्का स्ट्रेस आदमी के अंदर होना चाहिए, तभी वो पढ़ेगा, उसको नींद थोड़ी ठीक ठाक आएगी, कम आएगी। नहीं तो वो सोया रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो वो सोया रहेगा, ये सब चीजें होती रहेगी। इसलिए स्ट्रेस को लेकर कभी डरना नहीं है। अपने को स्ट्रेस को क्या करना है, मैनेज करना है उसको। और मैनेज कैसे करना है, मैं कैसे करता था ये आपको पता है। हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है। उसमें ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या होता है कि जब ऐसे स्ट्रेस आता है तो बाहर निकल जाते हैं घर से और बाहर घूमने फिरने जाते हैं। फिर आप जैसे मान लो मुखर्जी नगर में बाहर जाके चाय की टपरी पे बैठ गए, बैठे रहे, पूरा दिन निकल गया, फिर शाम को ज्यादा आपको स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आपने पूरा दिन खराब कर दिया। आपने पूरा ही दिन खराब कर दिया, पूरा दिन खराब कर दिया, तो आपका पूरे की पूरी चीजें उस दिन की चली गई, तो फिर आप बहुत पीछे रहने लग जाते हो, फिर वो स्ट्रेस आपके ऊपर है वो हावी होने लग जाता है। तो 5-10 मिनट के लिए इस तरह से ब्रेक ले लीजिए, ये सब चीजें, और मुंह को धोते रहिए हमेशा, क्योंकि माइंड आपका है वो ठंडा रहेगा। ठंडे पानी से मुंह पे छींटे हो लगाते रहिए, और गाने अपने भोजपुरी में जो भी मैथिली जो आती है उसमें गुनगुनाइए जब थक जाते हैं तो। और कई बार ऐसा जोर से गुनगुनाना भी बहुत मजा आता है। तो मतलब अपना स्ट्रेस दूर करने का ये तरीका है। सर ने बहुत ही बेहतर बात कही दोस्तों, और ये सर ने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को बताया है, किसी व्यक्ति की सुनी सुनाई बात को नहीं, जो उन्होंने अपनी सफलता की जर्नी में। और सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छी बात सर की मुझे लगी कि वास्तव में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो निराशा स्वाभाविक सी बात है दोस्त। जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता तब तक इंसान के दिमाग में, भले ही वो टॉप कर रहा हो 2 घंटे बाद सर, लेकिन दिमाग में पेशो पेश चलता रहता है, होगा नहीं होगा। तो ये निराशा को आप हमेशा नेगेटिव मत लो, लेकिन सर की बात के अनुसार आपको भी अप्लाई करना है कि निराशा हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन निकल गए घूमने के लिए, तो फिर उसके बाद जब लौट के आओगे तो दुगनी निराशा हो जाएगी। ब्रेक ले लो, 10 मिनट 15 मिनट गाना गा लो, दूसरों को बोर कर दो गाना सुना सुना के,
ठीक है। तो बहुत अच्छी बात सर ने बताई दोस्तों, मोटिवेट रहो और बस अपने सपने के प्रति निरंतर लगे रहो। सर मैं एक दो बच्चों के क्वेश्चन लेना चाहूंगी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। कोई बच्चा? सर एक बच्चे ने अभी मैं देख रही थी लिखा था कि सर मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये अपने आप में बड़ी गौरव की बात होती है जब हमें लगता है अपने बारे में कि हाँ कोई हमें फॉलो कर रहा है। तो सर ये जो अनुभूति है ये किस तरीके से आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? यस, सबसे पहले तो जिन दोस्त ने ये कहा है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा साथ में उनको ये भी कहना है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। तो आप मेरा जैसा न बनकर अपना जो पर्सनैलिटी है उसको और ज्यादा इम्प्रूव कीजिए, और मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मुझसे और ज्यादा आप है वो अच्छे बनिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें अच्छा लगेगा कि आप बहुत बड़े बनोगे और हम आपको है वो फॉलो करें, तो हमेशा है वो हमें अच्छा लगेगा। सर यही बड़प्पन है आपका। सर एक बच्चे ने पूछा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था और उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री थी, और हिस्ट्री की जो मैंने प्रिपरेशन की, तो हिस्ट्री की ड्यूरिंग जो प्रिपरेशन है, आपका ऑप्शनल है वो हिस्ट्री था, और आपसे क्या छिपा हुआ है, अपन तो दोनों साथ में ही थे। तो बस यही था कि हिस्ट्री के अंदर जो मैंने था, कभी भी ज्यादा मैं नहीं पढ़ा। बेसिक चीज जो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि मैंने उनके जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हिस्ट्री के मैंने क्लियर रखे, और उसके बाद में मैंने जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दिए, और टेस्ट मैंने लिखे, और लिखने के बाद में उनकी एक मैंने बेसिक अवधारणा जो बनाई, हर क्वेश्चन के अंदर मैं वो अवधारणाएं है वो अप्लाई करता था। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं जो याद करके आया हूँ वही लिख दूं। जो मेरे को मुझे पता है कि अब जैसे मान लो मुगल स्थापत्य कला, तो मुझे पता है कि मुगल स्थापत्य कला में मुझे इतनी चीज आती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज लिख दूं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें मॉडिफिकेशन करके और उस चीज को है वो उत्तर लिख दूं। तो मैंने हमेशा यही रणनीति अपनाई, एक बेसिक कंसेप्ट मेरे क्लियर कर ली कि मुगल की स्थापत्य है, इसमें अपने को क्या चीजें ध्यान रखनी है, चित्रकला है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, मतलब कौन कौन सी चीजों के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। फिर अपने को एग्जाम के अंदर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना, जो भी क्वेश्चन आया है उसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में उसने क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग उसको है वो बना के उसका उत्तर है वो लिख देता था। उससे पहले मैं क्या करता था, ये उत्तर लिखना सबसे बड़ी अपने को दिक्कत आती है, इसकी उत्तर की मैं शुरुआत कैसे करूं, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसकी शुरुआत करना आप तभी सीखोगे जब आप एग्जाम से पहले खूब सारे आप टेस्ट लिखोगे, तब ऑटोमेटिक आपका हाथ चलेगा कि अच्छा मुगल स्थापत्य पूछा है तो मुगल स्थापत्य के अंदर 2 लाइन में ये लिख के और फिर ये चीज लिख दो, और हर क्वेश्चन के अंत के अंदर कुछ ना कुछ उसका कंक्लूजन है वो होना चाहिए, क्योंकि आपसे अपेक्षा होती है कि उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन है वो होना चाहिए। तो मेरी हिस्ट्री के अंदर रणनीति ये, हर टॉपिक के बारे में अपनी कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद में उसकी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस, उसके बाद में उसका प्रस्तावना है तो छोटी सी प्रस्तावना, बीच के अंदर उसका जो मैटर है, और लास्ट के अंदर एक छोटा सा है वो कंक्लूजन है वो मैटर। बहुत ही बेहतरीन सर, आपको शादी की बधाइयां मिल रही हैं। तो दोस्तों सर की अभी शादी हुई है, यूट्यूब के ऊपर सर छाए हुए हैं। तो सर बहुत सारे बच्चे आपको शादी की बधाइयां दे रहे हैं और बाकी लोग भी सर को फटाफट बधाइयां दे दो। वीडियो को दोस्तों बीच बीच में शेयर जरूर करते रहिएगा। सर एक सबको बहुत बच्चे बहुत ने धन्यवाद, जिन्होंने भी शादी की बधाई दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बच्चे ने लिखा है कि सर 2 दिन बाद रूटीन बिगड़ जाता है, पढ़ाई अच्छे से होती है। मुकेश परमार पूछ रहे हैं कि पढ़ाई अच्छे से होती है, 2 दिन पढ़ते हैं, रूटीन बिगड़ जाता है और स्ट्रेस फील होता है, स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। सर प्लीज कुछ बता दीजिए इस बच्चे को बेचारे को। मैं मुकेश परमार को ये बताना चाहूंगा कि ये सभी के साथ होता है कि इस तरह से अपना शेड्यूल भी बिगड़ता है। और क्या, देखो मैं इसमें क्या रणनीति अपनाता था कि मुझे मान लो ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैं क्या करता था, ज्योग्राफी की बुक को देखो, अपन क्या करते हैं कि पहली बार जब बुक को पढ़ते हैं उसी समय से अपन ऐसा चाहते हैं कि पहला पार्ट में एकदम याद कर लूं, दूसरा एकदम याद कर लूं, तीसरा एकदम याद कर लूं। तो इसका बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आप जब पहला चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो उस समय कुछ बीच बीच के अंदर हार्ड जो है वो कुछ वर्ड्स आते हैं, और उन वर्ड्स को आपको पता ही नहीं होता है, आइडिया ही नहीं होता है, और आप कोशिश करते हो कि बस मेरे को एकदम याद हो जाए, ये हो जाए। तो
वो जब याद नहीं होते हैं तो अपना स्ट्रेस है वो स्टार्ट हो जाता है और अपने माइंड के अंदर भी ये चीजें स्टार्ट हो जाती है और अपना शेड्यूल धीरे धीरे गड़बड़ा लेता है। तो मेरी रणनीति क्या होती थी, मैं पहली बार बुक को ऐसे ही पढ़ता, मैं 1 या 2 दिन के अंदर पूरी, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत को मुझे कुछ याद नहीं करना है, पहला चैप्टर है, खट 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 एकदम उसको पूरे को पढ़ डालना है, दूसरे को पढ़ डालना है, तीसरे को पढ़ डालना है, ऐसे करके मैं पूरा का पूरा किताब को पढ़ देता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे कुछ याद हुआ नहीं हुआ, मुझे पता है कि मैं पहली बार पढ़ूंगा तो मुझे 5 से 10%। इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि आपको कोई मकान बनाना है तो क्या आप मकान का पहले एक कमरा बनाओगे, फिर दूसरा कमरा बनाओगे, फिर तीसरा कमरा बनाओगे? ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। मकान बनाने के लिए पहले अपने पास एक लेआउट होना चाहिए, उसका एक नक्शा होना चाहिए, नक्शा अपने माइंड के अंदर होगा कि हाँ ये ऐसा होगा, इसमें यहाँ रसोई होगी, यहाँ ये कमरा होगा, यहाँ पे ये टॉयलेट होंगे, यहाँ पे ये बाथरूम होगा, यहाँ पे ये चीज होगी। तो उस जो भी मकान बनाने वाला है उसके माइंड के अंदर जो भी कारीगर है उसके दिमाग में ये होगा। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आप राजव्यवस्था पढ़ रहे हो, तो आपने इस तरह से एक बार पढ़ी तो जिस वर्ड के ऊपर आप पहले या जिस बात के ऊपर आप पहले चैप्टर में अटकने वाले थे, तो आपने पूरी पुस्तक को इस तरह से आपने पढ़ा तो आपका आगे वो चीज 10 बार आई तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो चीज आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। तो अब आप जब पहली बार पढ़ोगे आपको 10% याद रहा, अब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं होगी, क्योंकि आपके पूरा माइंड में होगा कि राजव्यवस्था पूरी ये है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये है ये। तो आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आप तीसरी बार पढ़ोगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आपका ना तो शेड्यूल बिगड़ेगा, ना आपकी कोई दूसरी चीज होगी। तो आप इस तरह से एक एक चैप्टर को रटना स्टार्ट ना करें, आप पहली बार पूरा पढ़ डालिए, दूसरी बार और पढ़ डालिए, फिर तीसरी बार से आराम से चीजों को है वो देखना स्टार्ट करिए। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपका शेड्यूल भी है वो नहीं बिगड़ेगा। सर बहुत ही शानदार बात बताई कि जब हम 7वीं 8वीं बार पढ़ रहे होंगे तो एक शानदार भवन बन चुका होगा, मतलब हमारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बेहतर हो चुकी होगी। सर एक बच्चा है दलपत सिंह, वो एक बात लिख रहे हैं कि लगातार असफलता के बाद तैयारी कैसे करें। एक इंसान है, उसके जीवन में लगातार मान लो असफलता आ रही है तो उसके बाद तैयारी कैसा करें। बस 2 शब्दों में यदि आप कुछ मोटिवेट करना चाहें। मेरा इतना ही कहना है कि देखिए जीवन के अंदर जरूरी नहीं है कि हमेशा है वो सफलता है। अब्राहम लिंकन को और सब लोगों के और हमारे माँ बाप के, चलो उनको तो अपने किताबों में पढ़ा है, लेकिन अपने माँ बाप को या अपने आसपास के लोगों को अपने देखा है कि किस तरह से ये लोग हैं, कितना संघर्ष करते हैं इनके जीवन के अंदर। और हम तो राजस्थान जैसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो वहां तो अकाल पड़ते हैं, तो अकाल पड़ने का मतलब ये थोड़े है कि ये लोग जीवन जीने की आशा छोड़ दें, लेकिन फिर भी इन लोगों ने संघर्ष किया तो आज है वो इतना आगे बढ़े। तो मेरा इतना ही कहना है कि आप ऐसा मत मानिए कि हमें भी हमेशा सफलता मिली। मैं खुद बहुत असफल हुआ, मैंने कांस्टेबल तक की दौड़ की, कांस्टेबल भी मैं नहीं लगा दौड़ की है, मैंने मेडिकल की तैयारी की, मैं डॉक्टर नहीं बना। हाँ देखो अपन ह्यूमन है, जीवन के अंदर अपने को बहुत सी निराशाएं आती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन क्या पता, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हर रात के बाद दिन उगता है, सवेरा जरूर होता है, ये मान के चलिए जीवन के अंदर। तो क्या पता अपने जीवन के अंदर ये लिखा हुआ हो कि संघर्ष करने के बाद भी अपने कुछ मिलेगा, या अभी तक आप असफल हो और आपके भाग्य में ये लिखा हुआ हो कि इस बार आप मेहनत करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपने को ये मान के चलना चाहिए कि जो कुछ ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है, और हमेशा ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और अपनी खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। क्या पता मैं मेडिकल में असफल हुआ, वो चीजें मेरे बेकार नहीं हुई, उसकी वजह से मैं आज है वो यहाँ पर आईपीएस बना हुआ हूँ, क्योंकि वो सब चीजें मुझे इंटरव्यू में पूछी गई तो मैं वो तैयारी नहीं करता, मेरे नहीं आता तो इंटरव्यू में मेरे नंबर नहीं आते तो आज मैं आईपीएस नहीं होता। इसलिए हर चीज का है वो अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कभी असफलताओं से घबराइए मत, असफलता तो सफलता की है वो सीढ़ी है, और हर रात के बाद में है वो दिन जरूर आएगा, 101% आएगा। दुनिया की कोई ताकत है वो उसको रोक नहीं सकती। और गीता में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म का फल तो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप कर्म कर रहे हो तो उसका फल तो आपको मिलने ही वाला है। इसलिए कभी भी घबराइए मत, अपनी मेहनत करते रहिए, और मेहनत का मजा ही कुछ अलग है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, मैंने कहीं पढ़ा था और वास्तव में आप लोगों को अभी ये बातें सिर्फ बातें लगेंगी, लेकिन आज से 10 साल बाद आपको लगेगा कि ये बात सही है कि हम अगर हमारे मन का हो जाए तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मन का ना हो तो उससे भी बढ़िया बात है, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। ये कुछ मैं आपको बातें बताना चाहूंगा कि मेरे मन में ये था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन डॉक्टर नहीं बना, लेकिन अब आईपीएस बन गया तो और अच्छा ही बना, खराब कहाँ हुआ भाई। मैं डॉक्टर बन के भी तो लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो अच्छा ही हुआ।
तो मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। तो इसलिए दोस्त बिल्कुल हताश नहीं होना है, जिंदगी है, बस अपना काम करते जाओ। अगर एक चीज नहीं मिली और आपने यदि मेहनत की है अपने क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे आप किसी ना किसी फील्ड में बहुत बेहतर करोगे, ये तय है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है और सर ने भी आपको बताया। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, कई बच्चों की पहली प्राथमिकता ना आईपीएस बनना होता है, तो आईपीएस की लाइफ के ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल, अभी तो 4 साल हो गए आईपीएस की लाइफ जीते हुए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजा आता है काम करने का। और कई बार बहुत ही खुशी होती है कि जो बुजुर्ग लोग आते हैं या कोई आते हैं और वो इतना मतलब ऐसे बोलते हैं कि साहब सिर्फ आपके ऊपर ही विश्वास है, आप ही कर सकते हो, आप पुलिस ही ये काम कर सकती है। तो और उनका काम करने के बाद में वो जब वापस आप आके जब धन्यवाद देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज तो नींद है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है और ये सब चीज़ें हैं वो रहती है। लेकिन देखिए ज़िंदगी के अंदर मज़ा ज़िम्मेदारी का ही, अदरवाइज़ कोई है वो किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। तो थोड़ा-सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है और ज़िम्मेदारी ज़्यादा रहती है। और लेकिन जहाँ तक मैं मेरे कैडर की बात करता हूँ, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही मतलब आपकी पर्सनल लाइफ़ भी बहुत अच्छी, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी बहुत अच्छी और आप जो चाहो वो आप काम भी कर सकते हो और आपका जो टेन्योर है वो भी स्टेबल। तो सब कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन देखिए जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपके साथ जो ज़िम्मेदारी होती है, उसके लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस भी करना होता है। तो ये चीज़ों के लिए अपने को पहले से तैयार रहना चाहिए कि आपको जितनी बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा आपको है वो सैक्रिफ़ाइस भी करना होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आपको पारिवारिक फंक्शन से भी दूर रहना पड़ता है, या सब चीज़ों से वो दूर रहना पड़ता है। सर एक बच्चा है आशुतोष द्विवेदी, बोल रहे हैं सर मेरी इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं? तो वही वाली बात सर, चढ़ी हुई एबीसीडी वही सीखनी वाली है। बात। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है या नहीं है। बस आपको एक बेसिक यूपीएससी के अंदर है, वो 300 नंबर में से 72 70-72 नंबर लाने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपन 12th तक अपने पास वो कंपल्सरी इंग्लिश हो और अपन 70-72 नंबर नहीं ला सकते। उसमें बहुत ही ईज़ी होता है। एक 100 से 100 नंबर का तो ऐसे आता है लिखना। तो अपन इतनी तो अपने को आता ही है, नॉर्मल टेंस आते हैं या नॉर्मल चीज़ आते हैं, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 100 में से अपन 30-35 नंबर तो ऐसे में भी ला सकते हैं। उसके बाद में समरी लिखनी होती है, तो अपन समरी के अंदर भी है वो नंबर आ सकते हैं। उसके बाद में आपके है वो जो पैराग्राफ आते हैं, उनको पढ़ के और उनमें से क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, उन्हीं में से ढूँढ के और उनके उत्तर लिखने होते हैं। 50 नंबर की ग्रामर आती है और ग्रामर चाहे अपनी इंग्लिश भले ही कितनी कमज़ोर हो, लेकिन अपने को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस है, ये सब चीज़ें अपने को आती है। इसलिए मुझे खुद को शुरुआत में ये लगता था कि यार अपनी इंग्लिश कमजोर है तो अपन यूपीएससी कर देते से। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई अपने को है वो इंग्लिश, जब पेपर देखे ये सब चीज देखे तो मुझे लगा कि बिल्कुल इसमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। 300 में से 70-72 नंबर तो अपन ला ही सकते हैं। जब अपन इतना यूपीएससी की बाकी की सब चीजें हैं वो तैयार करते हैं, तो 70-72 नंबर की इंग्लिश तो कोई बड़ी बात है वो नहीं है। तो बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दीजिए इंग्लिश की और बेसिक आपको है वो ध्यान रखना है। ऐसा जो ऐसे और ये सब चीजें हैं वो आप लिख दीजिएगा, तो आप बिल्कुल भी कहीं पर भी आपको कंपल्सरी पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। सर एक एक बच्चे की एक बात मैं लेना चाहूंगी। अरविंद यादव जी आपके बारे में लिख रहे हैं कि सर आप बेहद सच्चे इंसान हैं, आपको देखकर मैं रोने लग जाता हूँ खुशी के। ये होती है सर वास्तविक पूंजी इंसान के जीवन की। और यदि इंसान को, आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि 84 योनियों में एक मानव जीवन मिलता है इंसान को, और जब इस तरीके के कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो सर वास्तव में लगता है कि जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सर ये तो बीच में एक लेकिन कमेंट था। ये सब जो दोस्त हैं ये बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी और ज्यादा है, वो मेरी बढ़ जाती है। बिल्कुल। सर एक इंग्लिश के ऊपर बात आ रही थी, तो मेरा ये पूछना होगा, हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होता जा रहा है, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं एक तरीके से। तो आप हिंदी माध्यम के बच्चों को, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो हिंदी माध्यम है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या क्या ध्यान रखें अपनी प्रिपरेशन में? देखो मेरा उनको इतना सा संदेश है कि अब हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो इसमें इस तरह की दिक्कत आ रही है या हम लोग एक डरे हुए हैं,
तो देखिए मेरा सीधा सा जो फंडा है वो ये है कि अपन ये रोए कि अपना रिजल्ट कम है, हिंदी माध्यम में ये दिक्कत है, तो उससे कोई फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है ये सब करने में। तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा हिंदी माध्यम वाले भाग्यशाली है कि उनको जीवन में और ज्यादा संघर्ष करने का मौका मिल रहा है। जीवन में संघर्ष करना भी तो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खुशीदायक चीज होती है। तो हमारे लिए चुनौती बड़ी है, संघर्ष और ज्यादा हमें करना पड़ेगा। हर हिंदी भाषी या हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है वो इतनी इंग्लिश तो उसको आती है कि आजकल ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो द हिंदू पूरा एकदम लेके पढ़े या उसकी यूट्यूब के ऊपर या सब जगह उसका इतना एनालिटिकल हिंदी के अंदर या हिंदी के अंदर भी इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है। तो मेरा 2 लाइन के अंदर उनको सीधा सा ये फंडा है, ये सब अपने को बिल्कुल भी बहुत सारी अपने को दिक्कत आती है, लेकिन उन दिक्कतों को अपने माइंड में किनारे रखते हुए बेसिक बात ये ध्यान रखनी है कि ये हम रोना रोएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें संघर्ष करना है और ज्यादा संघर्ष करना है। हिंदी माध्यम में दिक्कत है, मटेरियल नहीं है, इंटरव्यू में अपन डरते हैं या अपने अंदर एक इंफीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, तो इन सबको दूर करने का तरीका ये है, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। जो इंग्लिश का मटेरियल है उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, काम की चीजें हैं उनको भी देख लीजिए, इतना डरिए मत इंग्लिश से। मुझे खुद को बहुत कम इंग्लिश आती है या अभी भी कम ही आती है, तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल भी डरना नहीं है और संघर्ष करते रहना है, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं। मैं तो यही मानूं। सर बस बच्चों को मैं वो बात बताना चाहूंगी जो मेरे जहन में है। सर को आप देख रहे हैं, सर परेड कमांडर रह चुके हैं प्रधानमंत्री जी के सामने, और जो मुख्यमंत्री जी के सामने जो सर परेड कमांडर भी रह चुके हैं, और सर गुजरात में जो भू खनन माफिया हैं उनसे भी टक्कर लेने के कारण जाने जाते हैं। सर अपनी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत, लगन, अपने संघर्ष, अपने जुनून के कारण जाने जाते हैं। दोस्तों आपको भी सर के जैसा बनना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है और एक जज्बा बनाए रखना है। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं एक बच्चे का लूंगी। इंटरव्यू में बस वो बोल रहा है कि सर इंटरव्यू के नाम से भी डर लगता है, मतलब कैसे हम प्रिपेयर करें अपने आप को? यस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया और लास्ट के अंदर बहुत अच्छी चीज आपको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल नहीं डरना है। पहली बात शुरुआत मैंने की थी आप ललिता को इंटरव्यू देने से कि सहज रहना है और स्वाभाविक रहना है, और ऐसा ही मैं आपको लास्ट में वो बोलता हुआ जाऊंगा कि इंटरव्यू में बिल्कुल सहज और स्वाभाविक रहना है। मैं आपको बता दूं इंटरव्यू के 3-4 है वो बेस्ट जो मोमेंट्स जो है वो बता देता हूँ कि जब इंटरव्यू देने गया था कुछ पता नहीं था, यूपीएससी में पहली बार गया था, मैं एकमात्र ऐसा विद्यार्थी था, मैंने पूरे बैच के अंदर में देख रहा था सबने ब्लेजर्स और वो डाल रखे थे, मैं तो सीधा ही पैंट शर्ट के अंदर था, और जो शूज पहन रखे थे वो भी पहले आरपीएससी में 2-3 बार जो इंटरव्यू दिए थे या नॉर्मली जो पहनते थे वही थे। तो वहां जाके मुझे ऐसा डर लगा कि भाई मैं यहाँ पे कैसे आ गया, क्या आ गया, मेरा क्या होगा। तो थोड़ा सा आगे से डरा हुआ था, लेकिन और ना कोई मैंने टाई वाई कुछ नहीं पहन रखी थी, सब टाई पहन के जाते हैं, तो नहीं पहन रखी थी और अंदर गया, और जाते ही पहला जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश के अंदर आया, मेरे तो हवा निकल गई थी, कुछ पता भी नहीं चला था। अरविंद सक्सेना सर का जो है वो बोर्ड था उस समय, लेकिन मैं आपको बता दूं सब बाहर से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे को बहुत ही सहजता से ऐसा पूछा कि मैंने मना कर दिया कि आप उत्तर, मैंने कहा सर मुझे तो उत्तर आता नहीं। वो समझ गए कि उनको समझ नहीं है, कि उन्होंने कहा आपको क्वेश्चन समझ आ गया। मैंने कहा सर मुझे तो सिर्फ इसका एक वर्ड समझ आया, आपने नॉन अलाइनमेंट जो बोला तो उतना, उसके अलावा तो वो इतने ज्यादा मतलब वो सहज हो गए, और इतना ज्यादा उन्होंने फिर पूरे इंटरव्यू के ड्यूरिंग जब भी वो कुछ भी इंग्लिश में बोलते तो उसका हिंदी के अंदर सब आपको समझ तो आ गया ना। मैंने कहा तो लास्ट में एक क्वेश्चन था कि है वो जो ऑफिशियल सीक्रेट है, तो उसका वो हिंदी मेरे को बार बार बोले आपको आ गया ना समझ में, मैंने कहा आ गया। तो उसका हिंदी थोड़ा सा टफ था कि जो मैंने कहा सर मेरे को इंग्लिश में। तो मैं आपको बताऊं देखिए कितने सपोर्टिव होते हैं, और मुझे 187 नंबर मिले थे। मैंने कोई कोट पैंट भी नहीं पहन रखा था, कुछ भी नहीं। आप कितने सहज हो, कोई टाई भी नहीं लगा रखी थी। उन्होंने पूछा भी था तो मैंने बहुत सहजता से उत्तर दे दिया था कि सर मैंने टाई पहनने की कोशिश जरूर की थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले कभी टाई पहनी नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो सर मैं टाई नहीं पहन के आया। तो वो मतलब बहुत खुश थे, और बहुत ही जोली मोड के जो उनका जो मूड था उसके अंदर, और मुझे बहुत ही बेसिक चीजें मैं कहता हूँ कि
मैं आज जहां पर बैठा हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि, और उन्होंने मुझे ग्रामीण पृष्ठभूमि से, मेरे जॉब से रिलेटेड इतने बेसिक चीजें, बहुत ही नॉर्मल चीजें, और मैंने भी जहां पर मुझे इंटरव्यू के अंदर मौका मिला मजाक करने का या ये सब, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर आप पश्चिमी राजस्थान के अंदर रहते, मेरे साइंस बैकग्राउंड से जोड़ के उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे कि आपने टेबल के ऊपर ऐसे पढ़े थे, तो उन्होंने सब कमरे से रिलेटेड चीज पूछी कि अच्छा ये जो बल्ब है ये इतने वाट का है तो कितने घंटे चलेगा, तो 1 यूनिट आ जाएगी। पानी की गिलास पड़ी थी और एक जो उनका पेपर वेट पड़ा था, इन दोनों को गर्म करेंगे तो पहले कौन सा गर्म हो जाएगा, गर्म पहले हो जाएगा क्यों हो जाएगा, आपकी हॉबी है वो कैमल राइडिंग है, तो जो ऊंट के जो पैर होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं, वो चौड़े होते हैं तो न्यूटन का कौन से रूल के आप यहाँ पे लगाना चाहोगे। तो फिर इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, चलो आप ऊंट को तो रेगिस्तान में चला जाए, ऐसी कोई गाड़ी भी होती है जो रेगिस्तान में चल सकती है। मैंने कहा हाँ सर 4x4 होती है। तो कहा कि जो 4x4 गाड़ी होती है तो वो गाड़ी है उसको 4x4 क्यों बोलते हैं। मैंने कहा सर गाड़ी के 2 ही व्हील काम करते हैं, उसके चारों व्हील काम करते हैं। तो उन्होंने कहा चारों व्हील काम करते हैं तो उससे क्या हुआ। तो मैंने ऐसे ही मुस्कुरा दिया। मैंने कहा सर, तो मेंबर ने बोला अच्छा वही न्यूटन का थर्ड लॉ। मैंने कहा बिल्कुल सर वही न्यूटन का थर्ड लॉ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी प्रकार फिर मेरे जो राजस्थान के अंदर जो मैं स्कूल में टीचर था तो मिड डे मील, फिर मैंने वहाँ की जो केर सांगरी ये सब चीजें उन्होंने पूछी, इनके क्या क्या यूज हो सकते हैं, किस तरह से ये हो सकती है, मतलब उन्होंने बेसिक जीवन से रिलेटेड चीजें। तो फिर उन्होंने जो 4x4 गाड़ी का एक क्वेश्चन पूछा कि 4x4 गाड़ी का है वो क्या यूज हो सकता है। मैंने कहा सर है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो इनके 2 प्रकार के यूज हैं, एक तो है वो देश की सेवा के लिए है और दूसरा इसका जो तस्कर लोग हैं वो यूज करते हैं तो जो पुलिस के लिए या बहुत बड़ी है वो, तो वो सब हंसने लग गए। तो मतलब इस तरह से है वो बहुत ही अच्छे मूड के अंदर है वो इंटरव्यू। तो कभी भी इंटरव्यू से डरने का नहीं, अपने जो सहज स्वाभाविक वो अपनी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं वैसे। तो मुझे हिंदी माध्यम के अंदर हाईएस्ट 187 मार्क्स है वो मिले थे। कभी डरना नहीं, जो है जैसे है वैसे रहना, और अपन जैसे हैं वैसे जाएंगे तो अपने को वो लोग है वो ज्यादा पसंद करते हैं, और बहुत ही मीठे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और पास में बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और बहुत अच्छे से है वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कभी डरने की जरूरत नहीं। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि सहज होना अपने आप में असहज बात है, मतलब सरल होना अपने आप में असरल है एक तरीके से। और सर सादगी की प्रतिमूर्ति हैं आप इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, इतने एक तरीके से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि आपको देख के प्राउड फील होता है सर। बहुत अच्छा लगता थैंक है यू। कि आप एक तरीके से मोटिवेशन का काम करते हैं लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामीण भारत में रहते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी यहाँ पे, कई बार हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे। हम क्यों सपने देखें, हम तो पूरे कर ही नहीं पाएंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है हमको। तो दोस्तों सबसे बड़ी मोटिवेशन आज आपके सामने बैठे हैं, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना है, मेहनत करते रहना है। हम इस क्लास का एंड करने से पहले सर से 3-4 मूल मंत्र जानेंगे कि सर बेसिक 3 से 4 या 5 ऐसी बातें बताइए जो हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे पता होनी चाहिए। बिल्कुल ललिता, लास्ट के अंदर मैं यही कहूंगा कि जीवन के अंदर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। खूब सारी मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कम से कम 6 घंटे नींद लीजिए हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो एग्जाम के बीच के अंदर भी मुझे घंटे 2 घंटे का मौका मिलता था, नींद लेता था। खूब अच्छी सी नींद लीजिए, 6 घंटे नींद आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद में जितना हो सके हमेशा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, सिलेबस अपने पास रखिए, जितने ज्यादा हो सके रिटन प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लिखिए, और जीवन के अंदर हमेशा जितना ज्यादा हो सके सरल बने रहिए, सहज बने रहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी दुआएं पता नहीं कब कौन सी जगह आपके है वो काम आ जाए, और वो जब खुश रहते हैं उनके चेहरे की खुशी होती है, उनको देख के आपको भी बहुत मजा आएगा, आपके अंदर की जो निराशा है वो दूर हो जाएगी। और अंत में मैं आपको और मुश्ताक को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम दोनों आपके पास आगरा आए, और आपने बहुत ही अच्छा मुझे और भानुश्री को ताजमहल का दीदार करवाया, और बहुत ही अच्छा आपने है वो हमें खाना खिलाया घर में आपने बना के और इसके लिए बहुत बहुत आपको है वो धन्यवाद दोनों को। और मैं थैंक यू आशा सो करता मच हूँ सर। जी 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 सर कंटिन्यू आशा कीजिए। करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ
कि आप इसी तरह से है वो आगे बढ़ते रहें और हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं और न केवल हिंदी माध्यम बल्कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी आप एक नए है वो मोटिवेटर के रूप में, उनको नया है वो टीचर के रूप में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप और अच्छा है वो करते रहें। ये मेरी थैंक यू सर, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। आपके एक एक शब्द का एकदम दिल से, तहे दिल से आभार। और सर अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम 5 बजे स्पेशल क्लासेस में और कल 11:30 बजे इसी क्लास में। थैंक यू सर, अगेन थैंक यू। थैंक यू।